चैप्टर 7 में खुश आमदीद। ये इस कोर्स का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। इससे अगला चैप्टर 8 भी इसी की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स में हम वर्डप्रेस की सेटिंग्स या उसके प्लगइन्स और थीम्स की सेटिंग्स और फीचर्स की थ्योरी और उनकी थोड़ी बहुत एग्जांपल्स के बारे में सीखने की जगह लाइव वेबसाइट बनाना सीखेंगे। और इसके लिए मैं एक ऐसी साइट बनाऊंगा जो सिर्फ सैम्पल के तौर पे इस्तेमाल नहीं की जाएगी, बल्कि वो ऐसी साइट है जो मैं काफ़ी अरसे से बनाना चाहता था और उसे सिर्फ मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो इस कोर्स के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना उसी साइट को आपके साथ मिलकर बनाया जाए, ताकि आप ये देखें कि एक असल प्रोजेक्ट जिसमें उस असल प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम से भी डील करना पड़ सकता है, मुख्तलिफ चीज़ों की सेटिंग्स वगैरह आपको काफ़ी हद तक ट्विक भी करनी पड़ सकती हैं, ताकि आपको बिल्कुल वो लुक और वो फील और वो फीचर्स मिलें जो आप फाइनल प्रोडक्ट से चाहते हैं। तो वो हम बनाएंगे। और ये एक मैगज़ीन साइट है जो बनाने का मेरा काफ़ी अरसे से प्लान था। अब ये फाइनली इस कोर्स के सिलसिले में बन पा रही है। इसका मैं आपको एक छोटा सा प्रीव्यू भी दे देता हूँ। ये इसकी डेव इंस्टॉलेशन है dev.hq.today पे, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। इसका मैंने अभी हेडर और फुटर प्रॉपर्ली सेटअप कर लिया है। एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स भी इसमें सेटअप हो चुका है। बीच में जो पोस्ट ग्रिड है ये मैंने फ़िलहाल एक प्लेस होल्डर के तौर पे एक सिंपल सी सेटअप करके यहाँ पे डाल लिया, लेकिन जो हम लाइव साइट बनाएंगे उसमें यहाँ हर कैटेगरी यानी प्ले, वॉच, ड्राइव, थ्रिल, एक्सप्लोर, ईट, वेयर, ड्वेल्व, इन तमाम कैटेगरीज के लिए इसमें सेक्शंस होंगे। ऊपर एक मेजर हीरो सेक्शन होगा जिसमें फीचर्ड पोस्ट्स दिखाई जाएंगी। नीचे एक कैरोसेल होगा जिसमें पोस्ट्स का एक कह लें स्लाइडर की तरह के इंटरफेस में वो पोस्ट दिखाई जा रही होंगी। और ये सारी जो ग्रिड्स हैं ये हम कस्टम बिल्ड कर रहे हैं, यानी इसमें जोन जोन सा भी एलिमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये इसकी कैटेगरी नज़र आ रही है। नीचे टाइटल है, यहाँ हम और भी जोन से एलिमेंट्स इस पोस्ट के बारे में चाहें, जैसे पब्लिशर डेट हो गई, पब्लिश डेट हो गई, ऑथर का नाम और उसकी प्रोफाइल पिक्चर हो गई, टैग्स हो गए, वो हम ऐड कर सकते हैं। हम ये तो एक तरह की ग्रिड है, मुख्तलिफ तरह की ग्रिड्स बनाना सीखेंगे। और आसानी से बग़ैर कस्टम ग्रिड बनाए भी यहाँ पे कैसे हम पोस्ट डिस्प्ले कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। लेकिन अगर आप अपने कंटेंट को बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से कॉन्फ़िगर करके डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो भी आपको इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। हेडर और फुटर को हम ग्लोबल लेवल पे बिल्ड करेंगे और पोस्ट की जो ग्रिड्स हैं ये हर पेज पे डिफरेंट होंगी, हर कैटेगरी की पोस्ट डिस्प्ले हो रही होंगी। होम पेज पे तमाम कैटेगरीज़ के मुख्तलिफ सेक्शंस होंगे, जैसे टॉप पे एक प्ले का सेक्शन है, नीचे वॉच का, नीचे ड्राइव का। और उसके बाद हम ये रिसेंट हॉट और ट्रेंडिंग पोस्ट्स के इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर करेंगे, सर्च फीचर और शॉपिंग कार्ट। और यहाँ पे एक जैसा आप देख रहे हैं मैगज़ीन के अलावा यहाँ शॉप का सेक्शन भी है। और ये एक यूज़र का मेन्यू होगा जिसमें जब यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो यहाँ पे उसे लॉगिन की ऑप्शन दिखाई जाएगी। जिस तरह मैं आपको एक इनकॉग्निटो विंडो में ये ओपन करके दिखा देता हूँ। इनकॉग्निटो विंडो में हम लॉग्ड इन नहीं होते, इसलिए यहाँ पे हमें कोई लॉग्ड इन यूज़र के लिए जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो दिखाए नहीं जाते। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक जेनेरिक आइकॉन है यूज़र का, इस पर क्लिक करने पे लॉगिन या रजिस्टर किया जा सकेगा। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र है वो अगर साइट पे आता है तो उसे यहाँ अपना एवेटार मिलेगा। बाद में इसके नीचे एक पॉपअप मेन्यू भी मैं ऐड कर लूँगा जिससे वो अपने अकाउंट पेज पे जा सके या लॉग आउट कर सके। और इस एवेटार पे क्लिक करने पे वो अपने अकाउंट मैनेजमेंट इंटरफेस में आ जाएगा। ये देखें यूज़र का डैशबोर्ड। ऐसे अभी मैंने स्टाइल नहीं किया, बहुत सी इसकी स्टाइलिंग वगैरह हम लाइव कोर्स के दौरान करेंगे। ये तो मैंने सिर्फ इस पहले इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपको एक प्रीव्यू देने के लिए हेडर फुटर वगैरह कॉन्फ़िगर कर लिए। लेकिन ये भी इस वक्त डेव यूआरएल पे हम ये लाइव यूआरएल hq.today पे बिल्ड करेंगे और वहाँ पे आप एक एक चीज़ जो मैंने अभी तक की है वो लाइव होते हुए देखेंगे, ताकि आपको तमाम उन कॉम्प्लिकेशंस का भी पता चल सके जो साइट्स बिल्ड करते वक्त हमें जिनका सामना करना पड़ सकता है, और आपको ये पता चले कि आप उनसे कैसे डील करेंगे। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अभी हम अपने इस लेसन की इस चैप्टर की इब्तिदा करते हैं, और उससे पहले हम इस साइट का एक बेसिक सेटअप कर लेते हैं जिसमें थीम और ज़रूरी प्लगइन्स जिनसे हमने काम शुरू करना है उनकी इंस्टॉलेशन होगी, बैकअप का एक फ़ीचर होगा, और रैंडम कंटेंट जनरेट करने का भी आपको इसमें तरीका सिखाया जाएगा, ताकि अगर आप प्रैक्टिस के लिए साइट बना रहे हैं तो उसमें आपको पोस्ट्स के लिए कंटेंट ना लिखना पड़े। वो वर्डप्रेस का एक प्लगइन है जो ऑटोमेटिकली फ़ेक कंटेंट आपके लिए जनरेट कर दे। तो चलते हैं hq.today/wp एडमिन पे। hq.today पे अभी वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन है जिसमें ना कोई थीम इंस्टॉल्ड है,
यानी ना कोई हमारी मर्ज़ी का थीम इंस्टॉल्ड है, वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट थीम ही है यहाँ पे, और ना हमने इस पे कोई प्लगइन इंस्टॉल किया है, ना इसे किसी तरह से भी कस्टमाइज़ किया है। और यहाँ पे हम अभी देखते हैं ये एक स्पैम कमेंट आ चुका है, इसे हम मार्क एज़ स्पैम करके ट्रैश कर देते हैं, और हम स्पैम कमेंट से डील करना भी सीखेंगे। इस चैप्टर में एक साइट को स्टार्ट से एंड तक बनाने के तमाम प्रोसेसेस से आप को गुजारा जाएगा, और आप लाइव मुझे बनाते हुए देखेंगे। इस चैप्टर में कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं होगी, वीडियोस में मेरे से कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं जिन्हें मैं एडिट आउट नहीं करूंगा, ताकि आपको ये पता चले कि लाइव साइट बनाते वक्त आपसे मिस्टेक्स हों तो आपने उन्हें कैसे हैंडल करना है। हाँ, कुछ चीज़ों को मैं स्किप कर सकता हूँ, जैसे अगर मैं एक बल्क कंटेंट ऐड कर रहा हूँ और वो ऐड करने का प्रोसेस 15 मिनट ले रहा है, तो उस 15 मिनट को वेट टाइम में ज़ाया करने की जगह वो मैं स्किप कर दूंगा, उसका शुरू का थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखा के। और बाकी ये है कि ज़्यादातर इसमें जितने भी प्रोसेसेस हम कवर करेंगे वो तमाम के तमाम फुल्ली आपको इस कोर्स में, इस चैप्टर में दिखाए जाएंगे, ताकि आप भी ये साइट मेरे साथ लाइव बिल्ड कर सकें। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये एग्जैक्ट डिज़ाइन ना सही, लेकिन इन्हीं मेथड्स को, इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए मेरे साथ साथ एक लाइव साइट बिल्ड करना शुरू कर दें, क्योंकि जो बंदा लाइव काम करके सीखता है वो कभी भी सिर्फ वीडियोस देख के, थ्योरी समझ के, या किसी दूसरे को काम करते देख के उस लेवल पे नहीं सीख सकता। तो आप खुद बनाएंगे तो आपको जिस हद तक उस प्रैक्टिस से फ़ायदा होगा वो कभी सिर्फ वीडियो देखने से हो ही नहीं सकता। तो चलिए इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाते हैं। इसमें वर्डप्रेस की जो डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो सबसे पहले हम डिलीट कर देते हैं। ये कमेंट भी हम डिलीट कर देते हैं, और तो मैंने गलती से स्पैम कर दिया, लेकिन ये स्पैम हालांकि नहीं है, लेकिन यहीं से हम इसे डिलीट परमानेंटली कर सकते हैं। अब पोस्ट्स में आके जो वर्डप्रेस ने डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटअप की होती है हेलो वर्ल्ड के नाम से, उसे भी हम ट्रैश कर लेते हैं और ट्रैश को एम्प्टी कर देते हैं। अब पेजेस में आके हम वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट सैम्पल पेज है इसे भी ट्रैश कर लेते हैं, और इस ट्रैश को भी एम्प्टी कर देते हैं। अब चलते हैं प्लगइन्स में, और ये दो जो प्लगइन्स इस साइट पे ऑलरेडी इंस्टॉल नज़र आ रहे हैं, ये मेरे इस होस्टिंग सेटअप में डिफ़ॉल्ट कोई भी नई साइट जब हम लॉन्च करें तो वो इंस्टॉल हो जाते हैं। लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट्स रीलोडेड तो आप वर्डप्रेस की रिपोजिटरी से खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये साइट पे कोई हैकिंग अटैम्प्ट करे तो उसे 3-4 लॉगिन के अटैम्प्ट के बाद ब्लॉक कर देता है, और वो अगले 15-20 मिनट तक वो यूज़र लॉगिन की कोशिश नहीं कर सकता। इसका ये फ़ायदा होता है कि कोई आपके यूज़र नेम के साथ मुख्तलिफ पासवर्ड ट्राई करके आपकी साइट में लॉगिन करने की कोशिश ना करे, पासवर्ड गेसिंग ना कर सके। और ये स्पिनअप WP इस होस्टिंग से रिलेटेड कैशिंग प्लगइन है, और ये भी आप इसे इस चैप्टर के लिए इग्नोर कर सकते हैं। आप अगर रन क्लाउड पे अपनी साइट सेटअप करते हैं तो उसका रन कैशे एक प्लगइन भी है जो मैंने अभी कवर नहीं किया। ये साइट रन क्लाउड पे नहीं होस्टेड, इसलिए इसमें स्पिनअप WP के नाम से प्लगइन है। बहरहाल जब हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन वाले चैप्टर पे जाएंगे तो तब हम इस स्पिनअप WP प्लगइन को तो नहीं, लेकिन रन कैशे प्लगइन को ज़रूर कवर करेंगे, क्योंकि मैंने होस्टिंग का सेटअप आपको इस कोर्स में रन क्लाउड पे करना सिखाया था, और वो इससे बिल्कुल काफ़ी रेलेवेंट रहेगा। लेकिन इन प्लगइन्स का भी कॉन्सेप्ट वही होता है। साइट ग्राउंड का एक अपना ऑप्टिमाइज़र प्लगइन है, और मुख्तलिफ होस्टिंग कंपनीज़ के अपने अपने ऑप्टिमाइज़र प्लगइन्स हो सकते हैं। चलें सबसे पहले हम अपने जो इस चैप्टर के लिए बेसिक प्लगइन्स जो हमें चाहिए वो इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बैकअप का प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, और मेरा फेवरेट बैकअप प्लगइन है अपड्राफ्ट प्लस भी इसे कहा जाता है, अपड्राफ्ट प्लस वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन। इसे एक्टिवेट कर लेते हैं, और इसका एक छोटा सा इनिशियल सेटअप विज़ार्ड होता है, वो अगर आप उसे स्किप करें तो ये आपको प्लगइन तंग करता रहता है अक्सर। सो वो सेटअप विज़ार्ड भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सारी इसकी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट ही मेरे हिसाब से ठीक है। एक सेटिंग को शायद हम कस्टमाइज़ करें, जो यहाँ बैकअप और रिस्टोर नहीं, सॉरी, सेटिंग्स में रिटेन दिस मैनी स्केड्यूल्ड बैकअप्स, इसे मैं 2 की जगह 7 कर देता हूँ, ताकि 7 बैकअप्स ये किसी भी वक्त रिटेन कर सके। और बाकी आप इसमें ये फाइल बैकअप स्केड्यूल मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं,
उससे आपकी फाइल्स ऑटोमेटिकली इस स्केड्यूल पे बैकअप होना शुरू हो जाएंगी एवरी 2 आवर्स या 8, 12 डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप डेली बैकअप्स इनेबल कर दिया करें और उसमें डेटाबेस का भी और फाइल्स का भी डेली बैकअप काफ़ी एक अच्छा आइडिया रहता है। डेटाबेस का आप वीकली भी कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते कि आपकी होस्टिंग की बहुत ज़्यादा स्पेस बैकअप्स में वेस्ट हो। और ये जो वैल्यू रखी है, इतने ऑटोमेटिक बैकअप्स ये प्लगइन रिटेन रखेगा और इससे पुराने वाले ऑटोमेटिक बैकअप्स को डिलीट कर देगा। अगर आप लेट्स से या मंथली ऑप्शन रखते हैं और इसे 30 पे रखते हैं, या इवन ये वीकली ऑप्शन रखते हैं और इसे 30 पे रखते हैं, तो ये बैकअप्स हर वीक या हर डे लिए जाएंगे इस स्केड्यूल के मुताबिक, और पिछली 30 कॉपीज़ वो रखी जाएंगी, उससे पुरानी कॉपीज़ डिलीट कर दी जाएंगी। डेटाबेस का कम से कम डेली बैकअप लेना मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो आपको कई मौके पे काफ़ी मुश्किल से बचा सकता है। अगर आपसे कोई साइट में ऐसा मसला हो जाए जिसे आपको रिकवर करना मुश्किल हो रहा हो, तो वो बैकअप आपके लिए बहुत वैल्यूएबल साबित हो सकता है। अच्छा, चलें इसकी सेटिंग्स को हम सेव करते हैं और वापस आते हैं अपने प्लगइन्स पे। अब हम नेक्स्ट प्लगइन इंस्टॉल करेंगे सिंपल पेज ऑर्डरिंग। ये पेजेस के सेक्शन में जितने भी आप पेजेस ऐड करेंगे उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑर्गेनाइज करना आपके लिए आसान बनाता है। ये वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप इसे इंस्टॉल करें। ये मेरे उन चंद प्लगइन्स में से जो मैं हर नई साइट के लिए अक्सर इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक छोटा सा ऐसा फीचर वर्डप्रेस में मेरे लिए ऐड कर देते हैं जिसकी मुझे ज़रूरत अक्सर पड़ती रहती है। अच्छा जी, कुछ और प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं। फेकर प्रेस, इसे इस्तेमाल करते हुए हम फेक पोस्ट जनरेट करेंगे। और सिर्फ पोस्ट ही नहीं, आप इसमें किसी भी किस्म का फेक कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल हम चूंकि पोस्ट पे फोकस कर रहे हैं इस चैप्टर के लिए, तो इसमें हम ज़्यादा पोस्ट ही जनरेट करेंगे। इनफैक्ट हम एक और कंटेंट टाइप भी इस चैप्टर में कवर करेंगे, ताकि आपको कस्टम कंटेंट टाइप्स जो आपने मुख्तलिफ CPTs बनाई और कस्टम टेक्सोनमीज़ बनाई, उन्हें भी फ्रंट एंड पे मुख्तलिफ तरह से डिस्प्ले करने का तरीका सिखाया जा सके। सो इसके इस प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए हम उस CPT की पोस्ट्स भी जनरेट करेंगे। अच्छा, इसे एक्टिवेट मैं बाद में कर लेता हूँ, पहले मैं बाकी अपने ज़रूरी प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर लूँ। एडमिन कॉलम्स, ये आपको पोस्ट्स और पेजेस वगैरह के सेक्शंस में जो कॉलम्स दिखाए जाते हैं, जिनमें पोस्ट का टाइटल और उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स वगैरह हैं, उन्हें कस्टमाइज़ करने का तरीका मुहैया करता है। और ये भी हम इसका पूरा इस्तेमाल का तरीका इस लेसन में देखेंगे। बल्क ब्लॉक कन्वर्टर, इसे इस्तेमाल करते हुए हम जो फेकर प्रेस से पोस्ट जनरेट करेंगे उन्हें गुटनबर्ग ब्लॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि आप जब किसी फेकर प्रेस टाइप के प्लगइन से पोस्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उनमें जो HTML डेटा है वो इतना अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर हुआ नहीं होता, और उसे जब आप वर्डप्रेस के ब्लॉक एडिटर में, गुटनबर्ग एडिटर में एडिट करने के लिए ओपन करेंगे, तो उसके कंटेंट के ब्लॉक्स आपको बनाए हुए नहीं दिखाई देंगे। वो सारा का सारा कंटेंट एक ही क्लासिक एडिटर ब्लॉक में दिखाया जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारा जो भी फेक कंटेंट भी अगर इंपोर्ट होता है, वो प्रॉपरली ऐसे डिस्प्ले हो, ऐसे सेटअप हुआ हो जैसे आपने एक ख़ुद पोस्ट ऐड की हो, तो उसका सारा कंटेंट आप ऐड करें उस तरीके से। तो उसके लिए हम ये प्लगइन इस्तेमाल करेंगे। और नीडलेस टू से हमें वूकॉमर्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा इस साइट पे एक शॉप का सेक्शन भी है, तो वूकॉमर्स भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके अलावा पेज बिल्डर के तौर पे हम एलिमेंटर इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी हमारे इनिशियल सेटअप के लिए ये प्लगइन्स काफ़ी हैं। हमें चंद और प्लगइन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें से कुछ पेड हैं जैसे कि एलिमेंटर प्रो, और कुछ मज़ीद फ्री प्लगइन्स भी हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे, लेकिन वो मैं अभी नहीं इंस्टॉल करूँगा। वो जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी
तब ही इंस्टॉल करेंगे ताकि आपको उन प्लगइन्स की रेलेवेंस का पता चले कि यहाँ पे पहुँच के हमारे फ्री टूल्स हमारे लिए काम करना छोड़ गए या उनकी लिमिट पूरी हो गई और अब हमें पेड टूल्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। या पेड टूल्स या कुछ उनमें से ऐसे फ्री टूल्स भी हो सकते हैं जिनकी वैसे जनरली ज़रूरत ना पड़े, लेकिन बहुत ही कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए, जो अगर आपको एक साइट बनाते वक्त वो काम करना है, वो पर्टिकुलर फीचर इंप्लीमेंट करना है, तो तभी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा उन्हें इंस्टॉल करने का फ़ायदा नहीं। तो ये जो ज़्यादातर प्लगइन्स अभी मैंने इंस्टॉल किए, इनमें फेकर प्रेस और बल्क ब्लॉक कन्वर्टर के अलावा बाकी तकरीबन तमाम प्लगइन्स मैं जनरली हर साइट पर इंस्टॉल करता हूँ। वो कॉमर्स ऑब्वियसली ई कॉमर्स साइट्स पे ही इंस्टॉल करता हूँ, उसके अलावा उसका कोई इंस्टॉल करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन बाकी ये तमाम प्लगइन्स मैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल। तो ये हो गया हमारा इनिशियल प्लगइन्स का सेटअप। अब इन्हें हम एक्टिवेट और कुछ हद तक कन्फिगर भी कर लेते हैं। एडमिन कॉलम्स, एलिमेंटर, फेकर प्रेस और वो कॉमर्स, इन्हें हम बल्क में एक्टिवेट कर लेते हैं। और बल्क ब्लॉक कन्वर्टर को एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद हम डीएक्टिवेट करके डिलीट भी कर देंगे। फेकर प्रेस के साथ भी हम यही करेंगे। जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो यानी जब हमने इससे वो काम ले लिया जिसके लिए हमने इसे इंस्टॉल किया है, तो उसके बाद हम इसे डिलीट कर देंगे। ये उन प्लगइन्स में से हैं जिनका कोई एक ऐसा मकसद होता है कि उन्हें इंस्टॉल करके आपने एक काम कर लिया और ऑन गोइंग बेसिस पे उन्होंने रेगुलरली आपके लिए कोई काम नहीं करना। तो जब इनकी ज़रूरत ना पड़े उन्हें डीएक्टिवेट कर दें कम से कम, या अगर इनकी ज़रूरत आपको उस साइट पे दोबारा नहीं पड़नी तो इन्हें डिलीट कर दें। वो कॉमर्स का इनिशियल सेटअप विज़िट भी चला लेते हैं। इंडस्ट्री में हम फैशन, अपैरल एंड एक्सेसरीज़ की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक लाइफस्टाइल पब्लिकेशन है तो इसमें ज़्यादातर जो हमारी शॉप पे चीज़ें सेल होंगी वो इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगी। हम फिज़िकल प्रोडक्ट्स भी बेचेंगे और सब्सक्रिप्शंस और मेंबरशिप्स भी बेचेंगे, लेकिन उन्हें हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ फिज़िकल प्रोडक्ट्स पे ही फोकस रखते हैं। हाउ मैनी प्रोडक्ट्स, मेरे ख्याल में 101 से 1000 की रेंज काफ़ी रहेगी। और करंटली सेलिंग एनीवेयर एल्स, नो। हम इस ऑप्शन को हम डिसेबल रखते हैं और कंटिन्यू करते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे भी हमें खैर कोई थीम की सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो हम स्किप दिस स्टेप कर लेते हैं। और वो कॉमर्स सर्विसेज की भी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारा वो कॉमर्स का बेसिक सेटअप हो गया है और अब हम आते हैं अपनी साइट की सेटिंग्स पे। तो फॉर सम रीज़न यहाँ पे ये स्क्रॉल नहीं कर रहा है, ये सेक्शन सिर्फ ये वो कॉमर्स वाला सेक्शन स्क्रॉल कर रहा है। तो अगर कभी ऐसे हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस पेज को दोबारा से रीलोड कर लेना है या डैशबोर्ड के किसी भी एरिया में आ जाना है और उसके बाद ये एरिया दोबारा स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। अभी हम अपनी सेटिंग्स में आके सबसे पहले जनरल सेटिंग्स को कुछ कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। साइट टाइटल HQ टुडे, द हिपस्टर्स क्विंटेसेंशियल डेली, ये इसकी मैंने एक टैगलाइन सेटअप की हुई है। और ईमेल एड्रेस ठीक है फ़िलहाल। एनीवन कैन रजिस्टर की ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं और रजिस्टर का लेवल सब्सक्राइबर ही रखते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऑप्शंस ठीक है। इन्हें सेव करके हम राइटिंग पे जाके कुछ ऑप्शंस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी यहाँ अनकैटेगराइज्ड आ रही है, इसे हम जब मज़ीद कैटेगरीज ऐड करेंगे तब देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ इनमें से अभी कोई ऑप्शन हमारी ज़रूरत की नहीं है, तो रीडिंग पे चलते हैं। होम पेज पे हमने लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले करनी है या एक स्टैटिक पेज। ये चूँकि मैगज़ीन साइट है और इसमें हम यही चाहेंगे कि होम पेज पे लेटेस्ट पोस्ट्स दिखाई जाएँ। और मैक्सिमम 10 की जगह यहाँ मैं 9 की वैल्यू सेट कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम एक ग्रिड सेटअप करते हैं उसमें 3x3 की ग्रिड या 3x4 या 3x5 की ग्रिड वो तभी सही आ सकती है जब पोस्ट 3 का मल्टीपल हो। यानी यहाँ 9 रखें, 12 रखें, 15 रखें,
कम दिखाना चाह रहे हैं तो 6 रखें, तो तब आप उन्हें 3 की ग्रिड में यानी 3 कॉलम लेआउट में दिखा सकते हैं। अगर आप 4 कॉलम लेआउट में दिखाना चाहते हैं तो इसे 4 आप सेट कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इसे आप जब एक कस्टम लेआउट किसी भी पोस्ट टाइप का बिल्ड करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर पेज के लिए, उस पर्टिकुलर लेआउट के लिए इसे ओवरराइड करके वहाँ पे एक डिफरेंट वैल्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम वक्त आने पे देखेंगे। अभी के लिए ये वैल्यू 9 काफ़ी रहेगी और फीड में ये 10 की वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे 10 ही रहने दें। और उसकी फुल टेक्स्ट या समरी की जगह यहाँ पे समरी सेटअप कर लेते हैं। अच्छा, जब तक इस साइट में ओरिजिनल कंटेंट नहीं है तब तक मैं सर्च इंजन्स को डिस्करेज कर रहा हूँ कि वो ये साइट इंडेक्स ना करें, ताकि इसका जो रैंडम प्लेस होल्डर कॉन्टेंट है वो सर्च इंजन्स पे आना ना शुरू हो जाए। जब हम साइट को इंडेक्स कराना चाहेंगे, जब हम इस पर लाइव कंटेंट ऐड कर लेंगे, तब इस ऑप्शन को मैं डिसेबल कर लूँ। अब डिस्कशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स में लिंक नोटिफिकेशंस को डिसेबल करना है, अलाउ पीपल टू कमेंट्स को इनेबल रखना है, और यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन टू कमेंट, मैं इसे ये इनेबल रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता इस साइट पे कोई भी जो नॉन लॉग्ड इन यूज़र है वो रजिस्टर किए बगैर कमेंट करे। तो फर्स्ट ऑप्शन इनेबल्ड ही ठीक है। और मॉडरेशन के लिए मुझे ईमेल्स नहीं चाहिए कि जब भी कोई कमेंट मॉडरेशन में है तो उसे साइट मुझे ईमेल करे उसके बारे में कि आप आके कमेंट चेक करें। बिफोर अ कमेंट अपीयर्स इट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड, नहीं, लेकिन कमेंट ऑथर मस्ट हैव अ प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट, इसे भी हम डिसेबल कर देते हैं क्योंकि हम रजिस्टर्ड यूज़र कोई कमेंट करना अलाउ कर रहे हैं, इस वजह से ये ऑप्शन हम डिसेबल कर देते हैं। एवेटार्स की ऑप्शन ठीक है, सेव चेंजेस करके हम अब आते हैं परमालिंक्स पे। यहाँ डिफ़ॉल्ट प्लेन परमालिंक सेटअप हुए हैं, हम इन्हें पोस्ट नेम सेटअप करके इन सेटिंग्स को सेव कर लेते हैं। हम दोबारा शायद इस पेज पे आके शॉप के एरिया के परमालिंक्स को दोबारा से ट्वीक भी करें। लास्टली प्राइवेसी ऑप्शंस। यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी पेज हमारा ऑलरेडी सेटअप हुआ है। अब हम पेजेस में आके उस प्राइवेसी पॉलिसी पेज को पब्लिश भी कर लेते हैं कि ऑलरेडी ड्राफ्ट की फॉर्म में है, इसे हम यहाँ पब्लिश कर लेते हैं। और इसका कंटेंट हमने ऐड करना है तो वो भी इनफैक्ट अभी देख लेते हैं। ये एक साइट है, मैंने पहले भी आपसे कुछ प्राइवेसी पॉलिसी जनरेशन के लिए साइट्स डिस्कस की थी, लेकिन वो पेड सर्विसेज थी और ये एक बहुत अच्छी फ्री सर्विस है जो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उस वक्त शायद मेरे जहन में नहीं थी जब मैंने वो चैप्टर इनिशियली सेटअप किया था, रिकॉर्ड किया था। अभी चूँकि रिसेंटली ये मेरी नज़र से दोबारा गुजरी है तो मुझे याद आ चुकी है, और अब मैं इसे इस्तेमाल करते हुए अपनी साइट का प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेट करूँगा। इसमें मैं अपनी कंपनी का नाम दूंगा जो है हैप्पी क्लाउड। वेबसाइट का नाम HQ टुडे। आपकी कंपनी का नाम और वेबसाइट का नाम मुख्तलिफ भी हो सकता है। कंपनी का नाम वो है जो आपने रजिस्टर किया हुआ है और वेबसाइट का नाम वो है जिस नाम से आप वो वेबसाइट चला रहे हैं। डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट? वर्डप्रेस कुकीज़ यूज़ करता है इसलिए यस, और हम कुछ ऐसे टूल्स भी साइट पे इस्तेमाल करेंगे जो कुकीज़ यूज़ करते हैं इसलिए यस। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस? हमने फ्यूचर में एडसेंस से एड्स चलानी है इसलिए इसे भी हम यस कर लेंगे। और हम हो सकता है एडसेंस के अलावा थर्ड पार्टी एड प्रोवाइडर्स भी इस्तेमाल करें, इसलिए इस ऑप्शन को भी यस करके नेक्स्ट करेंगे। कंट्री अपना यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरी कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड है। स्टेट डेलावेयर सेलेक्ट कर लेते हैं और मेरा ईमेल एड्रेस harun@hq.today, क्योंकि इस साइट के लिए मैं ये ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करूँगा। एंड जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। यहाँ इसका टेक्स्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये पूरी जनरेट हो चुकी है, इसे हम यहाँ से कॉपी करके अपनी साइट पे पेस्ट कर लेंगे। और मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जैसे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, आप अपने लॉयर से ज़रूर रब्ता कीजिए अगर आप किसी भी सीरियस बिजनेस के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी पेज सेटअप करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑप्शंस ज़रा जेनेरिक होती हैं, ये आपके बिज़नेस के लिए टेलर्ड नहीं होती। इनमें
जनरल चीज़ें हैं, आपके बिज़नेस के लिए हो सकता है कोई ऐसी चीज़ों की ज़रूरत हो इन पेजेस पे शामिल करने की, जो आपको आपका लॉयर बता सके, और वो शामिल ना करने पे आप लीगल मसले में पड़ सकते हैं। इसलिए सेफ रहिए। यहाँ मैं इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, और जो अभी हमने कॉपी किया उसे हम पेस्ट कर देते हैं। उप्स, ये वो लिंक कॉपी हुआ हुआ था, वो टेक्स्ट कॉपी नहीं हो सका। तो इस ब्लॉक को हम रिमूव करने के बाद यहाँ वापस आके इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यस, अब ये सही से पेस्ट हो गया है। और यहाँ टॉप पे प्राइवेसी पॉलिसी के इस हेडिंग सेक्शन को हम रिमूव कर लेते हैं और इसे अपडेट कर लेते हैं, और हमारी प्राइवेसी पॉलिसी सेटअप हो गई है। अब एक नज़र टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी डाल लेते हैं जो वू कॉमर्स के लिए हमें चाहिए होती हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से इसे क्लोज़ आउट करेंगे, और उसका भी एक बड़ा अच्छा जनरेटर मौजूद है, टर्म्स एंड कंडीशंस जनरेटर डॉट कॉम। ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर का भी मैं आपको लिंक बता दूं, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर डॉट इन्फो। और अभी जो हम टर्म्स एंड कंडीशंस जनरेटर सेटअप करेंगे वो है टर्म्स एंड कंडीशंस जनरेटर डॉट कॉम। तो यहाँ पे हम उसी तरह विजिट को इस्तेमाल करते हुए टर्म्स एंड कंडीशंस पेज सेटअप करेंगे। कंपनी का नाम, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का यूआरएल, नेक्स्ट, कंट्री, स्टेट, ईमेल एड्रेस एंड जनरेट। इसे भी हम यहाँ से उसी तरह कॉपी कर लेते हैं। और पेजेस में आके एक टर्म्स एंड कंडीशंस पेज सबसे पहले ऐड करते हैं। यहाँ पे इस कंटेंट को हम पेस्ट कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं पब्लिश। अब हम वू कॉमर्स की सेटिंग्स में आके इस पेज को टर्म्स एंड कंडीशंस पेज के तौर पे सेटअप कर लेते हैं। वो ऑप्शन आई थिंक एडवांस सेक्शंस में थी। यस, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस पेज को हम सिलेक्ट करके सेव चेंजेस कर लेते हैं, और हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस पेज भी कॉन्फ़िगर हो गया है। अब आते हैं हम कंटेंट की तरफ। इसमें हम कुछ पेजेस, पोस्ट्स, कैटेगरीज और टैग्स वगैरह सेटअप करेंगे ताकि साइट बिल्ड करने के लिए हमारे पास कंटेंट मौजूद हो। के लिए सबसे पहले हम पेजेस में आके अपने पेजेस सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे वू कॉमर्स के पेजेस पहले से सेट हुए हुए हैं जिनमें शॉप, अकाउंट, चेकआउट और कार्ट पेजेस शामिल हैं। और उसके अलावा एक टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सेटअप किया, और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन के साथ आता है। इनके अलावा हम एक अबाउट पेज ऐड कर लेते हैं और एक कॉन्टैक्ट पेज भी ऐड कर लेते हैं। इन पे अभी कंटेंट डालने की हमें ज़रूरत नहीं है।
बाकी कैटेगरीज़ के लिए और साइट के होम पेज के लिए हमें पेजेस सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। वो पेजेस ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस जनरेट करता है और वो वर्डप्रेस की लैंग्वेज में पेजेस नहीं कहलाते, वो आर्काइव व्यूज़ कहलाते हैं, जिसमें किसी एक पोस्ट टाइप का या जनरली किसी एक कंटेंट टाइप का एक पूरा आर्काइव लिस्ट के तौर पे दिखाया जा रहा होता है, या फिर किसी एक टेक्सोनमी में मौजूद तमाम पोस्ट्स या तमाम कस्टम कंटेंट टाइप के आर्टिकल्स वो भी एक लिस्ट या ग्रिड की सूरत में दिखाए जाते हैं। ये वर्डप्रेस का एक कोर फीचर है जो हम पहले कुछ हद तक अपने कस्टम पोस्ट टाइप्स और कस्टम टेक्सोनमीज़ वाले सेक्शन में स्टडी कर चुके हैं। तो अभी के लिए आई थिंक अबाउट और कॉन्टैक्ट पेजेस ही काफ़ी हैं। अब इन पेजेस को ऑर्डर भी कर लेते हैं। जैसे कार्ट और चेकआउट को मैं शॉप पेज के नीचे ले आऊँगा और साथ में इन दोनों के पेरेंट पेज के तौर पे मैं शॉप पेज को सेट कर दूंगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि कार्ट का जो लिंक होगा वो हमारी साइट का एड्रेस /shop/cart होगा और सिमिलरली चेकआउट का लिंक भी हमारी साइट का लिंक /shop/checkout होगा। यानी ये शॉप सेक्शन के नीचे नेस्टेड होंगे, जो कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप साइट में तमाम कंटेंट के टाइप्स को लॉजिक के हिसाब से ऑर्गेनाइज करें, शॉप से रिलेटेड पेजेस को शॉप के नीचे सेटअप करें, और इसी तरह अगर एक कोई कस्टम कंटेंट टाइप है जैसे ब्रांड्स या मूवीज़, तो उन्हें उनके एक पेरेंट स्लग के नीचे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस को मैं यहाँ बिल्कुल एंड में ले आता हूँ, और यहाँ पे वो जो सिंपल पेज ऑर्डरिंग वाला प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था उसका हमें फ़ायदा हो रहा है। अदरवाइज़ हमें इन तमाम पेजेस को क्विक एडिट करके इनका ये जो ऑर्डर नंबर है ये चेंज कर करके एक एक पेज के लिए हमें इनके ऑर्डर को अपनी मर्ज़ी से सेटअप करना पड़ता। अबाउट और कॉन्टैक्ट टॉप लेवल पे ही सही है। माय अकाउंट को मैं चेंज करके सिंपली अकाउंट कर दूंगा, इसका स्लग भी सिंपली अकाउंट कर दूंगा, और अकाउंट में सिर्फ शॉप के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। हालांकि ये है तो वो कॉमर्स का पेज, लेकिन इसे मैं चंद और मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूं जो आप बाद में देखेंगे, इसलिए इसे मैं शॉप सेक्शन के नीचे नेस्ट नहीं करूंगा। सो इसका लिंक मैं hq.today/account ही रहने दूंगा, बजाय इसके कि hq.today/shop/account सेट करूं, जिस तरह मैंने कार्ट और चेकआउट का सेट किया। और एक और पेज अभी हम ऐड करेंगे जो है डिज़ाइन सिस्टम, और इसका इस्तेमाल आप अगले लेसन में देखेंगे, लेकिन ऐड अभी हम कर लेते हैं। और ये पब्लिक पेज नहीं होगा तो इसे हम यहाँ पे इसके स्टेटस को चेंज करके प्राइवेट कर सकते हैं। स्टेटस नहीं ये प्राइवेट की, बल्कि एक और ये प्राइवेसी ऑप्शन है। आप इस पेज पे पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, या इसे प्राइवेट अगर सेट करेंगे तो सिर्फ साइट पे लॉग्ड इन यूजर्स ही इसे देख सकेंगे, कोई गेस्ट विजिटर इसे नहीं देख सकेगा। और एसईओ में भी ये प्राइवेट पेज शो नहीं होगा, यानी सर्च इंजन्स पे इसका कोई किसी किस्म का लिंक या प्रीव्यू वगैरह नहीं आएगा। ये हमारे अपने रेफरेंस के लिए पेज होगा। और अब हम एक दफ़ा फिर परमालिंक सेटिंग्स में जाके एक दो चीज़ें चेक कर लेते हैं। पोस्ट नेम का तो परमालिंक हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट्स के चंद डिफ़ॉल्ट परमालिंक्स यहाँ मौजूद हैं जिन्हें हमने थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट्स का बेस परमालिंक प्रोडक्ट है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स शॉप के परमालिंक के नीचे शो हों, तो हम इसे शॉप बेस सेट कर देते हैं। इस तरह कोई भी प्रोडक्ट, लेट से अगर उसका स्लग है सैम्पल डैश प्रोडक्ट, या लेट से टी शर्ट बाय HQ टुडे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट hq.today/product/t-shirt-by-HQ टुडे के तौर पे शो होती। लेकिन अगर हम इसे शॉप बेस के तौर पे इस ऑप्शन को सेट करते हैं तो वो hq.today/shop/ आगे उस प्रोडक्ट के परमालिंक स्लग के तौर पे
दिखाई जाएगी। और हम चाहते हैं कि इस शॉप से रिलेटेड तमाम चीज़ें यानी प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज वगैरह वो इसी शॉप के बेस स्लग के नीचे ही सेट हों। तो उसे हम यहाँ पे ये ऑप्शन सेट करने के बाद चेंजेस को सेव कर लेते हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे हम इस प्रोडक्ट कैटेगरी बेस और प्रोडक्ट टैग बेस को भी अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज कर देते हैं, जैसे शॉप स्लैश कैटेगरी और शॉप स्लैश टैग, ताकि प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो प्रोडक्ट कैटेगरीज और प्रोडक्ट टैग्स के लिंक्स हैं उनमें भी शॉप की एक बेस जो है वो अप्लाई हो जाए। इन चेंजेस को हम सेव कर लेते हैं। हमारी शॉप इस साइट का कोई एक बहुत बड़ा मेजर सेक्शन नहीं होगी, इसलिए प्रोडक्ट कैटेगरीज और प्रोडक्ट टैग्स पे हमें कोई बहुत ज़्यादा भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कैटेगरीज और टैग्स के आर्काइव्स के बारे में सीखेंगे वो तमाम कॉन्सेप्ट्स प्रोडक्ट कैटेगरीज और प्रोडक्ट टैग्स पे भी उसी तरह अप्लाई होंगे। तो अब हम कुछ कैटेगरीज और टैग्स ऐड करते हैं, और उसके बाद हम ताकि पोस्ट जब ऐड करें तो हम उन्हें पहले से ऐड किए हुए कैटेगरीज और टैग्स अप्लाई कर सकें। अगर हम पहले पोस्ट ऐड करेंगे तो बाद में उन्हें कैटेगरीज और टैग्स अप्लाई करने के लिए हमें फिर से उन्हें एडिट करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले आते हैं पोस्ट्स में कैटेगरीज सेक्शन में, और अपनी साइट के लिए हमें जितनी भी कैटेगरीज चाहिए वो सब हम इसी वक्त ऐड कर लेते हैं। मैंने इनकी लिस्ट बनाई हुई है और इन्हें अनफॉर्चुनेटली एक एक करके ही ऐड करना पड़ता है, लेकिन उसका आसान तरीका है। यहाँ कैटेगरी का नाम टाइप या पेस्ट करके एंटर क्लिक करें और उसका स्लग भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इसी तरह मैं अपनी तमाम टॉप लेवल कैटेगरीज यहाँ ऐड कर लेता हूँ। प्ले, वॉच, ड्राइव, थ्रिल, एक्सप्लोर, ईट, वेयर एंड फाइनली डुएल। अब इन कैटेगरीज की जो चाइल्ड कैटेगरीज हैं वो भी ऐड कर लेते हैं। प्ले के नीचे मेरे पास 5 चाइल्ड कैटेगरीज हैं। आर्केड, उसके लिए हम पेरेंट कैटेगरी को प्रॉपरली सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगी। ये देखें, प्ले के नीचे आर्केड ऐड हुई है। और अब पेरेंट कैटेगरी जो हमने लास्ट सेलेक्ट की थी वो सिलेक्टेड है, ताकि हम इसी पेरेंट के नीचे अगर मज़ीद चिल्ड्रन ऐड करना चाहें तो हमें बार बार पेरेंट ना सेलेक्ट करनी पड़े, जो कि एक छोटी सी कन्वीनियंस है। यहाँ पे अगर एक ऐसी फील्ड होती जिसमें हम एक कैटेगरीज की पूरी लिस्ट एंटर करके उन्हें बल्क में ऐड कर सकते तो काफ़ी बेहतर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐसे नहीं हो सकता है। कोई प्लगइन वो भी ऑफ़र करता हो, लेकिन मुझे अभी तक वो इस्तेमाल करने की कोई इतनी मेजर ज़रूरत नहीं पड़ी कि कोई सैकड़ों कैटेगरीज वाली नई साइट बनानी हो। अक्सर इनकी ज़रूरत ज़्यादा कैटेगरीज ऐड करने की तब ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई साइट इंपोर्ट कर रहे हैं। ओह, ये मैंने गलती से आर्ट को वॉच के नीचे ऐड कर दिया। हम अब हम ड्राइव की कैटेगरीज सेट कर लेते हैं। ईवी, हाइब्रिड, लग्जरी, स्पोर्ट्स,
एंड SUV। SUV रखें या बाइक्स रखें? चलो ये बाद में देखेंगे, इतना भी अर्जेंट नहीं है। थ्रिल में आ जाते हैं एरियल, एक्वाटिक, मार्शल, सर्वाइवल और अर्बन। एक्सप्लोर में स्टार्ट करेंगे हम अफ्रीका से, देन अमेरिकाज। आइडियली तो मुझे एक नॉर्थ अमेरिका और एक साउथ अमेरिका की कैटेगरी रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक इवन नंबर रख रहा हूँ तमाम कैटेगरीज़ की, सब कैटेगरीज़ के लिए। और चूँकि ये फाइनल कंटेंट इसमें अभी नहीं है, साइट का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन तो फाइनल होगा तकरीबन लॉन्च के लिए, जो मैं आपके साथ इस कोर्स में बिल्ड करूँगा, लेकिन कंटेंट ऑब्वियसली वो ऐड करना पड़ेगा। तो उस कंटेंट को ऐड करते वक्त हो सकता है मैं चंद मज़ीद कैटेगरीज़ या सब कैटेगरीज़ ऐड करूँ, कुछ एग्जिस्टिंग वाली को मैं रिमूव या चेंज करूँ। अब आ जाते हैं ईट पे। तो ये डिपेंड करेगा मुझे किस कैटेगरी के अच्छे राइटर्स मिलते हैं, और एडिटोरियल टीम मैं कैसी सेटअप करता हूँ। ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल पब्लिकेशन होगी जो जिसकी टारगेट ऑडियंस मॉडर्न डे का जो अर्बन यूथ सेगमेंट है, 80s और 90s और अर्ली 2000s के ज़्यादातर जो यूथ हैं, वो इसका एक मेन टारगेट सेगमेंट होंगे और उनके इंटरेस्ट्स फैशन के भी उन्हीं के इंटरेस्ट्स में कवर होंगे, और ट्रैवल से रिलेटेड जैसे कि आपको आइडिया हो चुका होगा। अब हम वेयर में आ जाते हैं, फॉर्मल, बिजनेस, कैजुअल, एथलेटिक एंड एक्सेसरीज। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ भी अभी सेट कर लेता हूँ। ये स्क्रीन ऑप्शंस में यहाँ नंबर ऑफ़ आइटम्स पर पेज 20 हैं। इन्हें अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तमाम कैटेगरीज़ को एक ही पेज पे देख सकूँ, और ये जो आप देख रहे हैं पेजिनेशन 1 ऑफ 3 पेजेस, नेक्स्ट और प्रीवियस पेजेस पे मुझे नेविगेट ना करना पड़े, तो यहाँ मैं इसे लेट्स से 100 सेट कर लेता हूँ। ये वैल्यू आप ज़्यादा से ज़्यादा 999 सेट कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि ख़ास तौर पे पोस्ट्स में या पेजेस में, अगर आपकी साइट पे बहुत ज़्यादा पोस्ट या पेजेस हैं या कोई और कस्टम कंटेंट टाइप, और आप ये वैल्यू बहुत हाई सेट करते हैं, तो ये पेज लोड होने में, ये पूरी लिस्ट लोड करने में साइट को काफ़ी टाइम और रिसोर्सेज लग सकते हैं। और अगर आपकी होस्टिंग फास्ट नहीं है तो वो पूरी लोड होने से पहले पेज क्रैश भी कर सकता है। तो जनरली इसे 50 से 100 के लगभग रखना जो है वो काफ़ी रहता है। 20 मुझे काफ़ी एक कम वैल्यू लगती है, जिसमें हमें बार बार अगले 20 देखने के लिए नेक्स्ट वगैरह करना पड़ता है। तो ये 100 के बाद मैं इसे अप्लाई करता हूँ ताकि ये पेजिनेशन यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारी तमाम अभी तक ऐड की हुई कैटेगरीज एक पेज पे ही हमें दिखाई दें। तो ड्राइव की कंप्लीट हो गई हैं, ईट हो गई है, ड्वेल रहता है, एक्सप्लोर हो गई है, प्ले हो गई है, थ्रिल हो गई है, वॉच हो गई है, वेयर हो गई। अच्छा, सिर्फ ड्वेल ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ हम ड्वेल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसकी सब कैटेगरीज भी ऐड कर लेते हैं। में है हमारे पास अपार्टमेंट, गार्डन, हाउस, लॉफ्ट और मैंशन।
ठीक हो गया, हमारी तमाम कैटेगरीज ऐड हो गई हैं। अब हम टैग्स भी ऐड करते हैं, और उसे ऐड करने का भी एक तो ये तरीका है जो मैंने अभी आपको दिखाया, लेकिन मैं वो तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं एक और तरीका जो इसकी निस्बत काफ़ी क्विक तरीका है वो इस्तेमाल करूँगा। मैंने सबसे पहले अपने तमाम टैग्स की जो मैंने शुरू में साइट में ऐड करने हैं उनकी लिस्ट कॉमास से सेपरेट करके एक टेक्स्ट एडिटर में बना ली है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट में एडिटर को रीसाइज कर लूँ। ओके, तो ये मैंने कॉमास से सेपरेट करके ये लिस्ट बना ली है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें मैंने इस साइट के कंटेंट से रेलेवेंट काफ़ी टैग्स और कुछ हद तक तो ये रैंडम भी है वो सिलेक्ट किए हुए हैं। तो इन सबको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, और मैं एक नई पोस्ट ऐड करूँगा। उसे एक्चुअली ऐड करना इतना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ यहाँ उसके टैग सेक्शन में आके वो पूरी जो कॉमा सेपरेटेड टैग्स की लिस्ट है जो अभी आपने कॉपी की वो यहाँ पे पेस्ट कर दें, और उसके बाद एक दफ़ा फिर कॉमा प्रेस कर दें ताकि लास्ट आइटम भी ऐड हो जाए। और अभी हम अगर टैग्स को देखें अपनी साइट के डैशबोर्ड में आए एक नए टैब में, मैं गैर ज़रूरी टैब्स को क्लोज़ भी कर लेता हूँ। यहाँ हम पोस्ट्स में टैग सेक्शन में आए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 100 टैग्स ऐड हो चुके हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शंस में आके इस लिस्ट के आइटम्स की वैल्यू को 100 सेलेक्ट करके अप्लाई करता हूँ, तो ये पेजिनेशन भी यहाँ से हट जाएगी और ये पूरे 100 के 100 एक पेज पे दिखाए जाएंगे। अब हम आते हैं पोस्ट्स ऐड करने पे, और उसके लिए हम जो प्लगइन इस्तेमाल करेंगे वो है फेकर प्रेस। तो इसमें आप पोस्ट्स में आ जाए, यहाँ आपने जितनी पोस्ट्स जनरेट करनी है उनकी वैल्यू मेंशन करें। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरी हर कैटेगरी और उसकी चाइल्ड कैटेगरीज़ को मिला के, बल्कि पेरेंट कैटेगरी में डायरेक्टली तो मुझे कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तमाम सिर्फ चाइल्ड कैटेगरीज़ में ही ऐड करूँगा। तो मेरी 8 पेरेंट कैटेगरीज़ हैं और हर एक की 5-5 चाइल्ड कैटेगरीज़ हैं, तो ये 40 कैटेगरीज़ बन जाती हैं टोटल। और मैं अगर चाहता हूँ कि हर कैटेगरी में कम से कम 10 पोस्ट्स या ऑन एवरेज 10 पोस्ट्स हों, तो ये नंबर बन जाएगा 400 पोस्ट्स का। मैं एहतियातन 500 पोस्ट्स जनरेट कर लेता हूँ, और मैक्सिमम नंबर देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे एक फ़िक्स नंबर ही चाहिए, इसलिए रेंज की ज़रूरत नहीं है। इन पोस्ट्स की पब्लिश डेट क्या होनी चाहिए? लेट्स से गुज़श्ता 15 दिन ठीक रहेंगे, या इसमें मैं अपनी मर्ज़ी से डेट सेट भी कर सकता हूँ। मैं आज की डेट नहीं देना चाहता क्योंकि उसमें कुछ ये कई दफ़ा जनरेट करते हुए इशू आ जाता है कि वो फ्यूचर की आज की डेट में ही कोई फ्यूचर का टाइम सेलेक्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये गुज़श्ता कल की डेट से ही सिलेक्ट हो। उसके लिए आज है 30, तो मैं 29 बल्कि 28 सितंबर इसकी एंड डेट के तौर पे सेट कर दूंगा, और लेट्स से 1 सितंबर इसकी स्टार्ट डेट के तौर पे। तो अब जितनी पोस्ट जनरेट होंगी वो 1 से 28 सितंबर की डेट्स पे पब्लिश हुई होंगी इन टर्म्स ऑफ उनका पब्लिश डेटा। अच्छा, और किस टाइप की पोस्ट जनरेट करनी है? हमारे पास अभी सिर्फ पोस्ट्स ही अवेलेबल है यहाँ। वैसे पेजेस भी हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन पेजेस हमें जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट्स हम चाहें तो बाद में जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी हमें यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं। सैम्पल प्रोडक्ट्स हम वो कॉमर्स के सैम्पल डेटा के ज़रिए इंपोर्ट करेंगे जो आप पहले देख चुके हैं, वो मैं आपको दोबारा करके शायद ना दिखाऊँ। अच्छा, इन पोस्ट के पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की हमें ज़रूरत नहीं है। कमेंट स्टेटस, इन सब पे कमेंट्स अलाउ करने हैं, ठीक है। अच्छा, ऑथर इन सब का मेरा जो HQ राजा अकाउंट है वही काफ़ी रहेगा। अब इन पोस्ट्स में हम HTML कंटेंट ऐड करें या नहीं, कंटेंट का साइज़ क्या हो? इसमें हम पैराग्राफ्स कर लेते हैं 5 से 15 की रेंज। हाँ, कुछ में कम हो कुछ में ज़्यादा हो, ठीक है। और इमेज प्रोवाइडर, अच्छा हमें पोस्ट के कंटेंट के बीच में इमेजेस नहीं चाहिए, और
HR भी नहीं चाहिए, मोर का टैग नहीं चाहिए, ब्लॉक कोड ठीक है, P ठीक है, टॉप लेवल हेडिंग H1 नहीं चाहिए, H2, H3, H4 वगैरह आ जाएं तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। H5, H6 को रहने देते हैं, H2 को भी रहने देते हैं, H3, 4 काफ़ी हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट को भी रहने देते हैं, डिव की नहीं ज़रूरत, पैराग्राफ्स ठीक हैं और ब्लॉक कोड ठीक है। और इमेजेस हमें जनरेट करने की ज़रूरत नहीं। प्लेस होल्डर इमेज के लिए हमें प्लेस होल्ड डॉट आई टी सर्विस भी मुयसर है और लॉरम पिक्सम भी। ये दोनों ऐसी सर्विसेज हैं जो रैंडम इमेज जनरेट करती हैं ताकि आपकी साइट में इंपोर्ट हो सके। और प्लेस होल्ड डॉट इट के इमेजेस को ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते, वो सिर्फ रैंडम प्लेस होल्डर इमेजेस होते हैं। लॉरम पिक्सम में जो पिक्चर्स होती हैं वो काफ़ी अक्सर खूबसूरत पिक्चर्स होती हैं। अच्छा, और टेक्सोनॉमी फील्ड्स के रूल्स को हम अभी देखते हैं। सबसे पहले मेटा फील्ड रूल्स को एक नज़र देख लें। तो इसकी अटैचमेंट हमने सेट करनी है जो इसका वो होगा थंबनेल इमेज होगा, फीचर्ड इमेज कह लें। इसके लिए भी हम सिर्फ लॉरम पिक्सम ही सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी विड्थ हम 1280 रख लेते हैं और हाइट जो है वो 720 ठीक रहेगी। वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट 1080 पिक्सल इमेजेस अपनी साइट्स पे आजकल इस्तेमाल करें, क्योंकि बड़े मॉनिटर्स पे वो ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। स्पेशली आप अगर अपनी पोस्ट्स का सिंगल व्यू जो है उसमें काफ़ी लार्ज इमेजेस दिखा रहे हैं जो स्क्रीन की एक एज से लेके दूसरे एज तक स्ट्रेच हो रहे हैं, तो फिर उनका फुल साइज़ होना 1080 पिक्सल होना ज़रूरी है। लेकिन उसके चंद नुकसानात भी हैं। एक तो उनका साइज़ बड़ा होता है और दूसरी चीज़ ये कि उनका जो इस तरह के लॉरम पिक्सम जैसे सोर्सेज से इंपोर्ट होना, उसमें टाइम भी ज़्यादा लग सकता है और ज़रूरी नहीं कि वो आपको उस साइज़ के प्रॉपरली साइज से इमेजेस ऐसी सर्विस के थ्रू मिल जाएं। लेकिन ये तो फेक इमेजेस हैं, इसके लिए हमें कोई इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब आते हैं टेक्सोनॉमी के रूल्स पे। यहाँ हम सेट करेंगे कि इसे जो इनकी जो पोस्ट्स इस प्लगइन के थ्रू इंपोर्ट होंगी हमारी साइट पे, उन पे किस तरह से टेक्सोनॉमीज़ अप्लाई हों, टैग्स और कैटेगरीज कैसे कैसे अप्लाई हों। तो सबसे पहले हम एक टैग्स का रूल सेट करते हैं, उसके लिए कैटेगरीज रिमूव कर देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि 100% जितनी हमारी पोस्ट जनरेट हो रही हैं उन तमाम पे टैग्स अप्लाई किए जाएं। और एक पोस्ट में, हर पोस्ट में तकरीबन कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 टैग्स अप्लाई किए जाएं। तो ये मैं 3 और 5 की वैल्यू सेट कर देता हूँ। कौन कौन से टैग्स अप्लाई किए जाएंगे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस फील्ड को हम एम्प्टी रहने देते हैं। तो ये रैंडमली तमाम टैग्स में से अप्लाई कर देगा। अब हम कैटेगरीज के रूल सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ इस प्लस से एक नया रूल ऐड करेंगे। टेक्सोनॉमी में हम कैटेगरीज सेलेक्ट कर लेंगे। टर्म्स में हमने तमाम वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो हम चाहते हैं कि अप्लाई की जाएं, और उसके लिए एक एक करके सेलेक्ट करनी पड़ेंगी क्योंकि हम चंद इसमें से कैटेगरीज को एक्सक्लूड करना चाहते हैं कि वो ना अप्लाई की जाएं। वो कौन सी हैं? पेरेंट कैटेगरीज हैं। और ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि पेरेंट कैटेगरीज को अप्लाई ना करने की क्या वजह है, और ये भी हो सकता है कि बाद में किसी स्टेज पे हमें पेरेंट कैटेगरीज अप्लाई करनी पड़ जाए। लेकिन अभी पहले रूल में तो हमें पेरेंट कैटेगरीज को एक्सक्लूड लाजमी करना है। एक दूसरा रूल हम सेटअप कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कैटेगरीज के लिए हो। सबसे पहले मैं तमाम ये कैटेगरीज ऐड कर लूँगा और फिर इसमें से पेरेंट कैटेगरीज को एक एक करके रिमूव कर दूँगा। वो मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान रहेगा। एक इसमें जो मुझे इस प्लगइन में इशू लगता है वो ये है कि ये कैटेगरीज़ की ज़्यादा सिलेक्शन इतनी आसान नहीं बनाता। थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक एक करके सिलेक्ट करना। अगर यहाँ चेक बॉक्स टाइप की लिस्ट होती तो यही कैटेगरी सिलेक्शन काफ़ी आसान हो जाती। अच्छा, जब भी किसी पोस्ट पे एक चाइल्ड कैटेगरी अप्लाई होती है तो वो ऑटोमेटिकली उस पेरेंट कैटेगरी की जहाँ जहाँ भी लिस्ट शो हो रही होगी पूरी साइट में, उसमें उस पेरेंट पोस्ट की तमाम पेरेंट कैटेगरी की तमाम चिल्ड्रन कैटेगरीज वाली पोस्ट्स भी उसमें दिखाई जाएंगी, भले उन पोस्ट पे डायरेक्टली पेरेंट कैटेगरी अप्लाई हुई हो या नहीं। यानी अगर मेरी ड्वेल की पेरेंट कैटेगरी में हाउस की एक चाइल्ड कैटेगरी है, तो मैं जिस पोस्ट पे
हाउस की कैटेगरी अप्लाई करूँगा वो ड्वेल की लिस्टिंग में भी ऑटोमेटिकली दिखाई जाएगी, और वो ड्वेल की सब कैटेगरी हाउस की लिस्टिंग में तो ऑब्वियसली दिखाई जाएगी क्योंकि हाउस तो उस पर डायरेक्टली अप्लाई हुआ है। लेकिन चंद प्लगइन्स ऐसे हैं जिन्हें इस्तेमाल करते हुए हम अगर एक पोस्ट की कैटेगरी शो कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो ऐसी पेरेंट कैटेगरी दिखाएं जो स्पेसिफिकली जो एक पोस्ट पे आपने अप्लाई ना की हो, जबकि कुछ और ऐसे प्लगइन्स हैं जो ऑटोमेटिकली आपने अगर चाइल्ड कैटेगरी अप्लाई किया है तो उसकी पेरेंट कैटेगरी भी उस लिस्टिंग में दिखाना शुरू कर देंगे। ये दिखाने की हद तक है। उन पोस्ट्स को लिस्ट करना जहाँ तक है उसमें वो तमाम पोस्ट लिस्ट होंगी जिन्हें एक पेरेंट कैटेगरी की कोई भी चाइल्ड कैटेगरी दिखाई सेट की जा चुकी है, वो उस पेरेंट कैटेगरी की लिस्टिंग में लाजमी लिस्ट होंगी। तो ये चीज़ें हम आगे डिटेल में देखेंगे, और थोड़ी सी रह गई हैं। इनमें से हमें 8 रिमूव करनी है, तो सबको ऐड करने के बाद 8 रिमूव करना आसान है बनिस्बत इसके कि मैं ऐड करते हुए एक एक को पढ़ पढ़ के ऐड करूं, बल्कि 9 रिमूव करनी है। एक अनकैटेगराइज्ड, एक वेयर, एक वॉच, एक थ्रिल, और के अलावा अब देख लेते हैं एक एक करके। 4 रिमूव हो चुकी हैं। एक्सप्लोर, ईट, ड्वेल एंड ड्राइव, ये 8 रिमूव हो गई, और एक रहती है प्ले, ये 9 रिमूव हो चुकी हैं। हम चाहते हैं कि ये तमाम कैटेगरीज 100% पोस्ट्स पे अप्लाई हों, बल्कि ये तमाम तो नहीं लेकिन 100% पोस्ट्स पे कैटेगरीज ये अप्लाई की जाएं, और उनमें से हर पोस्ट पे कितनी अप्लाई हो, सिर्फ एक। यानी जितनी भी पोस्ट जनरेट होंगी पूरी 500 की 500, उन पोस्ट्स पे ये कैटेगरीज अप्लाई की जाएंगी, लेकिन एक पोस्ट पे एक से ज़्यादा नहीं आएगी। तो और वो रैंडमली ही असाइन होगी, तो इसका मतलब है ये भी हो सकता है कि इनमें से एक में काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आ जाएं, एक और में कम पोस्ट आएँ, लेकिन वो उससे हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी यहाँ जनरेट पे क्लिक करने से पहले हम साइट का एक बैकअप भी ले लेते हैं, ताकि अगर पोस्ट जनरेशन में कोई किसी किस्म का इशू हो तो हम इसी स्टेज पे वापस आ सकें और हमें उन पोस्ट को जाके डिलीट ना करना पड़े, और उसके अलावा कोई भी हमारी सेटिंग्स वगैरह का कोई लॉस ना हो। तो ऐसी कोई भी टास्क परफॉर्म करने से पहले बैकअप लेना एक अच्छा आइडिया है। उसके लिए हम सेटिंग्स में अपड्राफ्ट प्लस बैकअप्स के सेक्शन को एक नए टैब में ओपन कर लेते हैं, और यहाँ बैकअप नाउ पे क्लिक करके इंक्लूड डेटाबेस इन द बैकअप, इंक्लूड फाइल्स इन द बैकअप, एंड ओनली अलाउ दिस बैकअप टू बी डिलीटेड मैनुअली। यानी जब अपड्राफ्ट प्लस स्केजुअल्ड बैकअप्स के पुराने वालों को डिलीट करता है, जब हमने सेटिंग्स में देखा था कि अगर हम मैक्सिमम 10 कॉपीज़ रखना चाह रहे हैं या 7 कॉपीज़ रखना चाह रहे हैं तो वो 7 से पुरानी, जो मोस्ट रिसेंट लेटेस्ट 7 से पुरानी डिलीट कर देगा। लेकिन ये बैकअप हम नहीं चाहते कि कभी भी डिलीट हो, ये हमारा एक बेस बैकअप है। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए बैकअप नाउ पे क्लिक करते हैं, और ये बैकअप होना शुरू हो जाएगा। एक ऑटोमेटिक बैकअप हमारा ऑलरेडी हो चुका है। जब ये बैकअप कंप्लीट हो जाएगा तब हम ये प्रोसेस रन करेंगे, क्योंकि कई दफ़ा इसमें जनरेशन के दौरान कोई एरर आ जाता है और पोस्ट्स पार्शली जनरेट होती हैं, तो उस केस में आपको दोबारा से सारी मेहनत ना करनी पड़े उन्हें डिलीट करने की और नए सिरे से पोस्ट ऐड करने की। बेहतर यही है कि आप फ्रॉम स्क्रैच उन तमाम को मैनुअली डिलीट किए बगैर इस बैकअप को रिस्टोर करने के बाद फ्रॉम स्क्रैच ये प्रोसेस दोबारा रन करें। अच्छा जी, हमारा बैकअप कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ अगर हम रीस्कैन करें तो 2 बैकअप्स दिखाए जाने चाहिए। इस पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं। हाँ, अब 2 बैकअप्स के सेट्स दिखाए जा रहे हैं। अब हम करते हैं यहाँ ये पोस्ट्स जनरेट, और ये कुछ टाइम ले सकता है, ख़ास तौर पे चूँकि 500 पोस्ट जनरेट हो रही हैं, उनके अच्छे खासे इमेजेस भी हैं जो इंपोर्ट हो रहे हैं, तो हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा।
और दुआ करनी पड़ेगी कि इस दौरान में प्रोसेस इंटरप्ट ना हो, क्योंकि जब आप काफ़ी ज़्यादा पोस्ट जनरेट करते हैं तब प्रोसेस इंटरप्ट होना उसका मतलब है कि वही कन्फ्यूजन होती है किस कैटेगरी की सही से जनरेट हुई हैं, किसकी काफ़ी जनरेट नहीं हुई। फिर आप उन्हें गिने और उस चक्कर में पड़े, तो उससे बेहतर है कि दोबारा जनरेट कर लिया जाए। और चूँकि ये प्रोसेस हमें हर साइट के लिए नहीं करना, ये अक्सर साइट्स बनाते वक्त आपको थोड़ी सी पोस्ट जनरेट कर लेना काफ़ी रहता है, जो आपके लिए बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल हो सके। लेकिन मैं आपको ये साइट एक लाइव साइट की तरह फुल कंटेंट से भरी हुई दिखाना चाह रहा हूँ बनाना। तो उस केस में ज़्यादा पोस्ट्स होना आई थिंक एक अच्छा आइडिया है। तो यहाँ पे मैं वीडियो पॉज करता हूँ, जब ये फुली जनरेट हो जाएंगी तो तब हम यहीं से अपना काम रिज्यूम कर लेंगे। और ये हमारी तमाम पोस्ट जनरेट हो गई हैं, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। जब तक ये जनरेट हो रही होती हैं, ये जनरेट बटन जो है ग्रेड आउट होता है और इसके साथ एक प्रोग्रेस व्हील चल रहा होता है। और जब ये बटन वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए तो इसका मतलब है तमाम पोस्ट जनरेट हो चुकी हैं। अब हम एक नज़र उन पोस्ट पे डाल लेते हैं और ऑल पोस्ट पे आते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी पोस्ट्स जनरेट हो चुकी हैं 500 आइटम्स। स्क्रीन ऑप्शंस को हम यहाँ पे 20 की जगह 100 आइटम्स पर पेज की वैल्यू पे सेट कर देते हैं। और उससे ये होगा कि एक ही स्क्रीन पे ज़्यादा पोस्ट दिखाई जाएंगी। पहले ये 25 पेज बन रहे थे, अब ये 5 पेज बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि हर पोस्ट पे एक एक कैटेगरी भी अप्लाई हो चुकी है और तकरीबन 3 से 5 टैग्स भी अप्लाई हो चुके हैं। अगर हम कैटेगरीज़ की लिस्टिंग में आके देखें तो वहाँ भी हर कैटेगरी के साथ उसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट सारी होंगी। अभी ड्राइव पेरेंट कैटेगरी है, इसका काउंट 0 आ रहा है, लेकिन इसकी चाइल्ड कैटेगरीज़ में ईवी में 13 है, हाइब्रिड में 15, लग्जरी में 13, स्पोर्ट्स में 14, एसयूवी में 12। सो ये इसी तरह जो हमने पैरामीटर्स अप्लाई किए थे उनकी बेसिस पे नंबर ऑफ़ पोस्ट सिलेक्ट हुआ है हर कैटेगरी या सब कैटेगरी के लिए। और ये काफ़ी हद तक रैंडम नंबर होता है। अच्छा, अभी हम टैग्स भी देख लेते हैं। यहाँ हर टैग के साथ उसको जितनी पोस्ट असाइन हो चुकी हैं, बल्कि जितनी पोस्ट्स को वो टैग असाइन हो चुका है उनका नंबर लिखा हुआ आ रहा है। तो ये था हमारा कंटेंट इंपोर्ट का एक सेटअप। अब हम प्लगइन्स में आके फेकर प्रेस को चाहें तो डिसेबल कर दें, डीएक्टिवेट कर दें, डिलीट कर दें। फ़िलहाल हम इसे सिर्फ डीएक्टिवेट करते हैं, बाद में जब हमने क्लीन अप किया तो तमाम जो गैर ज़रूरी प्लगइन्स हैं उन्हें डिलीट भी कर देंगे। इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं रही। अच्छा, अभी हम ये जो बल्क ब्लॉक कन्वर्टर प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था वो इस्तेमाल करते हुए इन तमाम पोस्ट्स के डेटा को प्रॉपरली ब्लॉक फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके लिए हम आएंगे टूल्स में ब्लॉक कन्वर्जन पे और स्कैन कंटेंट पे क्लिक करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी साइट पे टोटल कितनी पोस्ट्स मौजूद हैं, उस बेसिस पे ये थोड़ा या ज़्यादा वक्त ले सकता है। हमारा कंटेंट स्कैन हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के आइटम्स को ब्लॉक बेस्ड बिल्डर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बल्क कन्वर्ट ऑल पे क्लिक कर देते हैं ताकि जितना भी हमारा कंटेंट है, ये तमाम पोस्ट्स वो ब्लॉक टाइप के कंटेंट में कन्वर्ट हो जाएं। अभी आपकी पोस्ट पे डिपेंड करेगा कि कन्वर्जन में कितना टाइम लेता है। इससे पहले भी एक बैकअप करना रिकमेंडेड है, लेकिन हमारे लिए चूँकि वो पिछला बैकअप ही अभी के लिए काफ़ी है। बहरहाल मुझे कर लेना चाहिए था, ये मेरी एक मिस्टेक आप नोट कर लें। आपको अगर ऐसे मौके पे बैकअप ना लेने का नुकसान ही हो सकता है कि पिछला स्टेप जो लास्ट बैकअप के बाद आपने किया था वो पूरा प्रोसेस आपको दोबारा करना पड़े अगर कोई मसला इस दौरान पेश आए जिससे डेटा करप्ट हो जाए या कोई ऐसा इशू हो जाए। तो ऐसे मौके पे बैकअप लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक बैकअप आपको पता नहीं कितने घंटे के काम से बचा सकता है और वो एक्स्ट्रा काम होगा जिसका कोई मकसद नहीं होगा। और तमाम पोस्ट सक्सेसफुली कन्वर्ट हो चुकी हैं। अभी मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि हमने असल में किया क्या है।
अगर हम पोस्ट्स को एक नए टैब में ओपन करें, एक गैर ज़रूरी टैब क्लोज़ कर दें, तो किसी एक पोस्ट को हम करते हैं एडिट, और यहाँ साथ ही हम एक नई पोस्ट ऐड भी करते हैं। अब जो पोस्ट हम एडिट कर रहे हैं, इसका आप अगर कंटेंट देखें तो ये इसके तमाम कंटेंट सेक्शन जो हैं वो एक एक अलग ब्लॉक में, ये ब्लॉक कोट एक अपने ब्लॉक में है। ये इससे हमें पता चल रहा है कि ये ब्लॉक टाइप जो है ये कोट है, और ये पैराग्राफ ब्लॉक है, और इसी तरह ये एक और पैराग्राफ ब्लॉक है, ये फिर एक कोट ब्लॉक आ गया है, ये बीच में एक हेडिंग ब्लॉक है। जबकि अगर हम इस सारे कंटेंट को कंट्रोल ए 2 दफ़ा प्रेस करके कॉपी करें और नई पोस्ट में हम एक क्लासिक ब्लॉक ऐड करें। क्लासिक जो है ये पुराने वर्डप्रेस एडिटर का बेसिकली इंटरफेस था। पहले पूरी पोस्ट ही आप सिर्फ इस क्लासिक एडिटर में एडिट किया करते थे, कोई ब्लॉक्स नहीं हुआ करते थे। जबकि ब्लॉक बेस्ड गुटेनबर्ग एडिटर में ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन जो फेकर प्रेस है उससे जो कंटेंट जनरेट होता है वो क्लासिक एडिटर के फॉर्मेट का होता है। और क्लासिक एडिटर में बनाई गई कोई भी पोस्ट को आप गुटेनबर्ग में अगर ओपन करें, उसे ब्लॉक में कन्वर्ट किए बगैर या उसे ब्लॉक्स के तौर पे क्रिएट किए बगैर, तो उसमें वो कंटेंट ऐसा लगता है जैसे, बल्कि ऐसे इंपोर्ट होता है जैसे एक क्लासिक एडिटर के ब्लॉक ही में सारा कंटेंट शामिल हो। अब आप ये देख सकते हैं कि ये ब्लॉक कोड का अलहदा ब्लॉक नहीं है, ये पैराग्राफ का अलहदा ब्लॉक नहीं है, और ये हेडिंग का अलहदा ब्लॉक नहीं है। ये इस एक क्लासिक एडिटर ब्लॉक ही में ये सारा कंटेंट बल्क में ऐड हुआ है। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि थोड़ा सिंपल है, लेकिन नुकसान ये है कि इतनी रिच एडिटिंग जो आपको ब्लॉक बेस्ड इंटरफेस में मिलती है, जिस तरह आप कुछ गुटेनबर्ग के एड ऑन्स इस्तेमाल करते हुए यहाँ कॉलम वाले ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं, उससे आप कंटेंट को मुख्तलिफ कॉलम्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और बहुत से मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग किस्म के ब्लॉक्स गुटेनबर्ग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो पुराने क्लासिक एडिटर में वो तमाम चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। मैं अभी इसे रिमूव करता हूँ क्योंकि सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। ये जो बल्क ब्लॉक कन्वर्टर है, इसका भी काम पूरा हो चुका है और इसने अपना काम बखूबी किया है। अब हम इससे क्लोज़ कर देते हैं और इस प्लगइन को भी हम अब डिसेबल कर देते हैं। तो प्लगइन्स में इंस्टॉल प्लगइन्स पे आते हैं, इसकी भी हमें अब ज़रूरत नहीं रही। तो बल्क ब्लॉक कन्वर्टर को डीएक्टिवेट करते हैं, और अब हम एडमिन कॉलम्स का इस्तेमाल देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो अभी पोस्ट सारी इंपोर्ट की हैं, उनमें मुझे पता चल सके कि उनके फीचर्ड इमेजेस प्रॉपरली इंपोर्ट हुए हैं या नहीं। अभी अगर मैं पोस्ट की लिस्ट पे आऊँ तो यहाँ पे टाइटल का कॉलम है, ऑथर का कॉलम है, कैटेगरीज़ का है, टैग्स का है, लेकिन फीचर्ड इमेज का नहीं है। तो ये जो एडमिन कॉलम्स प्लगइन है वो यहाँ पे एक एडिट कॉलम्स का बटन ऐड करता है। इस पर क्लिक करने से हम इस पोस्ट के इंटरफेस के यहाँ एडमिन सेक्शन में जो कॉलम्स हैं उन्हें अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। इसके फ्री वर्जन में कुछ बेसिक ऑप्शंस मौजूद हैं जो अक्सर हमारे लिए काफ़ी रहती हैं। बाकी कुछ ऑप्शंस के लिए हमें पेड वर्जन लेना पड़ता है, जिसमें वूकॉमर्स की स्पेशल इंटीग्रेशन है, एडवांस कस्टम फील्ड्स की स्पेशल इंटीग्रेशन है वगैरह। तो अभी के लिए हमें ये फ्री वर्जन ही काफ़ी है। यहाँ हम ऐड कॉलम पे क्लिक करके कॉलम टाइप में फीचर्ड इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, और बाकी इसकी सारी फील्ड्स ऑटो ही रहने देते हैं। फाइनली इसे हम कर लेते हैं सेव, और अब हम पोस्ट्स में आके ऑल पोस्ट को व्यू करते हैं। यहाँ पे फीचर्ड इमेज का कॉलम ऐड हो चुका है। तो हमें ये पता चल रहा है कि कुछ पोस्ट्स में फीचर्ड इमेज नहीं इंपोर्ट हो सका। वो बल्क डेटा इंपोर्ट करते वक्त कुछ टाइम्स एरर्स आ जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी पोस्ट साइट पे मौजूद रहे जिसका फीचर्ड इमेज नहीं है। तो मैं इस कॉलम से इसे सॉर्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये आई थिंक सॉर्टेबल नहीं है। अच्छा, कुछ कॉलम टाइप सॉर्टेबल होती हैं, कुछ सॉर्टेबल नहीं होती, और कुछ में हमारे पास यहाँ एडमिन कॉलम्स में ये ऑप्शन होती है कि हम उसे सॉर्टेबल सेट कर सकें, लेकिन ये शायद ऐसी टाइप का कॉलम है जो सॉर्टेबल है ही नहीं। कुछ वैल्यूज़ वाली फील्ड जो हैं या टेक्स्ट टाइप की फील्ड्स वो सॉर्टेबल हो सकती हैं। तो खैर हम वापस वहाँ चलते हैं, और मुझे बल्क सेलेक्ट करके
उन पोस्ट को डिलीट करना पड़ेगा जिनमें फीचर्ड इमेज शामिल नहीं है। एक एक करके इन्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ी सी ख्वारी है, लेकिन उससे ये है कि फ्रंट एंड पे जब आप साइट पे पोस्ट को व्यू कर रहे हो, और ऐसी मैगज़ीन साइट जिसमें फीचर्ड इमेज की बेसिस पे पूरा ग्रिड लेआउट बनता है, तो उसमें फिर बगैर फीचर्ड इमेज वाली पोस्ट्स बीच में आके काफ़ी वो करती हैं, आपकी साइट की लुक को ख़राब करती हैं। और मैंने जो 400 चाहिए थी और 500 जनरेट की फेक पोस्ट्स, उनमें एक मेन मकसद ये भी था कि हमें कुछ डिलीट भी करनी पड़ सकती हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा होना बेहतर है बजाय इसके कि हमें कम पड़े। इन्हें हम मूव टू ट्रैश कर देते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग पॉज करके एक एक इनमें से पेज पे जाके जितनी पोस्ट फीचर इमेज के बगैर थी उन सबको डिलीट कर दिया, और वो तकरीबन 50 थी। तो उन्हें हम ट्रैश से भी बिल्कुल परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, या एम्प्टी ट्रैश करके। और आपको एक नज़र मीडिया लाइब्रेरी भी दिखा देता हूँ जहाँ ये तमाम पोस्ट्स इंपोर्ट हुई हैं, और रादर इनके फीचर्ड इमेजेस इंपोर्ट हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन 501 आइटम्स मौजूद हैं। मुझे लगता है कुछ इनमें से फीचर्ड इमेजेस इंपोर्ट हुए हैं, लेकिन वो सही से इस प्लगइन ने अटैच नहीं किए, तो वो यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइल्स के तौर पे मौजूद रहेंगे, लेकिन हमें फ़िलहाल उसके बारे में इतनी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज़ अभी याद आई कि मैंने पोस्ट्स के लिए कोई कमेंट्स नहीं जनरेट किए, तो उसके लिए हम दोबारा फ़िकर प्रेस इस्तेमाल करते हैं, प्लगइन्स में आके उसे दोबारा से इंस्टॉल करते हैं। फ़िकर प्रेस से आप टेक्सोनोमीज़ भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कैटेगरीज़ और टैग्स। और अच्छा, ये इंस्टॉल्ड था, इसे मैंने डिलीट नहीं किया था। चलें एक्टिवेट कर लेते हैं, ये तो अच्छा हो गया। और दोबारा से फ़िकर प्रेस में आके अब हम पोस्ट्स की जगह कमेंट सेक्शन में आते हैं। अगर आपने टेक्सोनमीज़ जैसे कैटेगरीज़, टैग्स या कोई कस्टम टेक्सोनमीज़ जनरेट करनी है, तो आप टर्म्स पे आएंगे, और इसी तरह अगर आपने वर्डप्रेस के यूज़र अकाउंट जनरेट करने हैं तो आप यूज़र्स पे आएंगे। मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीधा कमेंट्स पे आ जाता हूँ, और यहाँ से कमेंट टाइप डिफ़ॉल्ट ही ठीक है। यस, यहाँ और टाइप अवेलेबल नहीं आ रही कोई। और किन पोस्ट टाइप्स पे ऐड करना है, सिर्फ पोस्ट पे ऐड करना है। क्वांटिटी उसकी क्या रखी जाए, तकरीबन हर पोस्ट पे 0 से लेके 12 तक, 0 से 12 तक कुछ पोस्ट होंगी जिन पे कोई कमेंट नहीं होगा। बल्कि नहीं, हम हर पोस्ट पे कम से कम 4 कमेंट्स रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 12। एक्चुअली 0 ही सही रहेगा, क्योंकि हमें कुछ ऐसी पोस्ट का डिज़ाइन भी देखना पड़ेगा जिसमें कमेंट्स नहीं है, कि बगैर कमेंट्स वाली पोस्ट कैसे दिखाई देती हैं। तो ठीक है, 0 से 12 की ऑप्शन सही रहेगी। और उन कमेंट्स की डेट्स वही हम 1 से 28 तक की रख लेते हैं। और कमेंट का कंटेंट साइज़ कितने पैराग्राफ्स, 1 से 5 नहीं, 5 पैराग्राफ्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 से 3 पैराग्राफ्स काफ़ी रहेंगे। कमेंट्स में HTML यूज़ नहीं करते, ताकि सारे कमेंट्स सिर्फ प्लेन टेक्स्ट ही हों। हमें कमेंट्स में किसी किस्म के वो शशकों की ज़रूरत नहीं है, और मेटा फील्ड्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हम करते हैं जनरेट। कोई और ऑप्शन रह तो नहीं गई? नहीं, ठीक है। अब हम कर लेते हैं कमेंट्स जनरेट। मैं भी रिकॉर्डिंग पॉज करके उस वक्त रिज्यूम करूँगा जब सारे कमेंट्स जनरेट हो चुके होंगे, और ये निस्बतन काफ़ी तेज़ी से जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि इनमें ना कैटेगरीज अप्लाई होनी है, ना टैग्स, ना इनके साथ फीचर्ड इमेज है, इनका कंटेंट साइज़ भी कम है। और ये तमाम कमेंट्स जनरेट हो चुके हैं, जितने हमें चाहिए थे। अब हम कमेंट सेक्शन में आके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। और ये पूरे 1500 कमेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ
ऐड हो चुके हैं। अब पोस्ट्स में देखते हैं कि पोस्ट्स की क्या सिचुएशन है, किन के साथ कमेंट्स हैं, किन के साथ नहीं हैं। यहाँ ये जो कमेंट की फील्ड है इसमें आपको पता चलता है कि किस पोस्ट के कितने कमेंट्स हैं। इससे हम पोस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो कम से कम जो है वो 0 कमेंट्स हैं। अब हम इसे रिवर्स सॉर्ट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 कमेंट्स हैं। ठीक है, ये रेंज काफ़ी मुनासिब है। अब हम साइट की कुछ मज़ीद ऑप्शंस देख लेते हैं जो इस सेटअप के लिए हमें ज़रूरत पड़ सकती हैं। सबसे पहले हम अपने यूज़र अकाउंट को एक दफ़ा ट्वीक कर लेते हैं। और यहाँ मैं अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और निक नेम और फाइनली डिस्प्ले नेम सिलेक्ट कर लूँगा। डिस्प्ले नेम सिर्फ हारून काफ़ी है आई गेस। और ईमेल एड्रेस ठीक है, वेबसाइट ठीक है। अबाउट में मैं अपनी एक इंट्रो लिख देता हूँ। परपेचुअली preoccupied pursuing preposterously peculiar perpetrations। ओके, प्रोफाइल पिक्चर मेरी ग्रेविटास से ऑलरेडी यहाँ आ चुकी है और बाकी किसी चीज़ की मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, तो मैं प्रोफाइल को अपडेट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने ये नेम वगैरह इसलिए ट्वीक किया है और साथ में डिस्क्रिप्शन भी इसलिए ऐड की है, रादर बायोग्राफी इसलिए ऐड की है कि जब हम आगे साइट में मुख्तलिफ एरियाज़ में ऑथर इन्फॉर्मेशन शो करेंगे तो तब सिर्फ मेरा यूज़र नेम ना दिखाई दे, मेरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिखाई जाए। अब हम साइट की अपीयरेंस सेक्शन में आके थीम्स को कन्फिगर कर लेते हैं। इस कोर्स के लिए जो मैं थीम इस्तेमाल करूँगा उसका नाम है हेलो, तो वो मैं ऐड कर लूँगा सबसे पहले। हेलो बाय एलिमेंटोर। ये एक बिल्कुल ब्लैंक सा थीम है, इसमें कोई ख़ास स्टाइलिंग नहीं है, बल्कि सिरे से स्टाइलिंग समझे है ही नहीं, बहुत बेसिक थोड़ी सी स्टाइलिंग है। इसका मकसद ये है कि आपका थीम कोई ऐसी स्टाइलिंग साइट में ऐड ही ना करे जो आपके पेज बिल्डर या थीम बिल्डर से साइट के सेटअप के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर सके। कई दफ़ा ये होता है कि आपने एलिमेंटोर से साइट पूरी बनाई और आपके थीम की स्टाइलिंग और एलिमेंटोर की स्टाइलिंग में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो उससे बचने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप एलिमेंटर का ये ऑफिशियल हेलो एलिमेंटर थीम इस्तेमाल करें। अब ये जो वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट 2019 से 2017 और 2020 थीम्स हैं, इनमें से सबकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं एक को रखूँगा लाजमी, क्योंकि जब आपका अगर मेन थीम कोई मसला करे, अभी एक्टिव जो भी थीम है, तो वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी अवेलेबल 20 सीरीज़ का जो ऑफिशियल थीम है उस पर स्विच कर देता है। इसलिए उनमें से एक का इंस्टॉल होना ये एक अच्छा आइडिया है, वरना साइट क्रैश कर सकती है अगर इस थीम में कोई किसी किस्म का इश्यू आ जाए। आना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं होता, इसका कोई ऐसा अपडेट आए जो में कोई बग हो। जबकि ये जो 20 सीरीज़ के ऑफिशियल थीम्स होते हैं, ये बड़े ज़्यादा टेस्ट करके वर्डप्रेस अपने साथ रिलीज़ करता है और ये एक बैकअप के तौर पे का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अब हम मेन्यूज़ में आके एक अद बेसिक मेन्यू भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, जिसमें हमारी कैटेगरीज़ ऐड हो जाएंगी। या कैटेगरी मेन्यू के अलावा हमें एक और मेन्यू भी चाहिए जो हमारा एक कह लें साइट का मेन नेविगेशन मेन्यू होगा। हालांकि मेन नेविगेशन मेन्यू हमारा कैटेगरीज मेन्यू ही होगा, लेकिन स्टिल एक और मेन्यू की भी हमें ज़रूरत है जो यहाँ टॉप पे मैगज़ीन और शॉप, और बाद में यहाँ मैं पॉडकास्ट ऐड करता हूँ और कोई कस्टम कंटेंट टाइप ऐड करता हूँ जैसे ब्रांड्स, तो उस सिलसिले में इस्तेमाल होगा। तो इसे हम प्राइमरी का नाम दे देते हैं और इसमें हमें जो पेजेस चाहिए वो है होम। होम का लेबल हम रख देते हैं मैगज़ीन, और उसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी की नहीं ज़रूरत, अबाउट की भी इस मेन्यू में नहीं ज़रूरत, कॉन्टैक्ट की भी यहाँ हमें नहीं ज़रूरत। इसके लिए हम फुटर का मेन्यू सेटअप करेंगे। शॉप ठीक है, कार्ट और चेकआउट और बाकी कोई भी पेजेस हमें यहाँ नहीं चाहिए। ठीक है, फ़िलहाल मैगज़ीन और शॉप, और हम इस मेन्यू को क्रिएट कर लेते हैं। साथ ही हम एक
की लोकेशन जो प्राइमरी है वो सेट कर लेते हैं। इस थीम में सिर्फ एक ही मेन्यू की डिस्प्ले लोकेशन है प्राइमरी, लेकिन हमें इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़नी, हमने पूरा साइट का सेटअप एलिमेंटों से करना है, इसलिए ये ऑप्शन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ही हम यहाँ डिस्प्ले लोकेशन में सेट कर रहे हैं। अब हम कुछ और मेन्यूज़ भी बना लेते हैं। एक को हम फुटर का नाम दे देते हैं और इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे, होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सेव मेन्यू। इसी तरह एक और मेन्यू ऐड करेंगे, उसका नाम हम दे देते हैं लीगल। इसमें हम टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, ये रिसेंट में नहीं दिखाया जा रहा था तो इसे व्यू ऑल पे करके हमने एक्सेस किया। ये ऐड करने के बाद इसे भी सेव कर लेते हैं और फाइनली हम एक कैटेगरीज का मेन्यू भी अभी क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम अपनी तमाम कैटेगरीज ऐड कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल, ऐड टू मेन्यू, और अब हमें इन्हें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि तमाम चाइल्ड कैटेगरीज अपने पेरेंट कैटेगरीज के नीचे उनके सब मेन्यू आइटम के तौर पे दिखाए जाएं। ये अच्छा है कि व्यू ऑल इंटरफेस से सारे बिल्कुल उसी ऑर्डर में यहाँ पे आते हैं जिस ऑर्डर में ये अपनी पेरेंट कैटेगरीज के नीचे मौजूद हैं, तो ये कुछ हद तक आसान हो जाता है। इन्हें सिर्फ आपने माउस से ड्रैग करना है और ये अपने पेरेंट कैटेगरी के नीचे नेस्ट हो जाएंगे। अनकैटेगराइज्ड हमें नहीं चाहिए, इसे रिमूव कर लेते हैं। और इन मेन्यूज़ के अंदर भी हम ऑर्डर को अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेते हैं। मैं साइट से देख लेता हूँ कि किस किस सेक्शन का क्या क्या ऑर्डर है। फॉर्मल, बिजनेस, कैजुअल, एथलेटिक, एक्सेसरीज़। इनफैक्ट मैं वीडियो पॉज करके ये ऑर्डर सेट करके फिर वीडियो रिज्यूम कर लेता हूँ। मैंने हर कैटेगरी के बीच में सब कैटेगरी आइटम्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब इन तमाम कैटेगरीज़ की ओवरऑल लिस्ट को भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए प्ले, इसे हम टॉप पे ले जाते हैं। उसके बाद है वॉच, देन ड्राइव, देन ड्रिल, के बाद है एक्सप्लोर, प्ले, वॉच, ड्राइव, थ्रिल, एक्सप्लोर, देन ईट, वेयर एंड ड्वेल। ईट और वेयर और आखिर में आएगा ड्वेल। ये ऑर्डर सेट हो गया। अब इस मेन्यू को हम सेव करते हैं और हमारे मेन्यूज़ कन्फिगर हो चुके हैं। हमें साइट के इनिशियल सेटअप के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो तकरीबन तमाम कन्फिगर हो गई हैं। अभी कुछ चीज़ें रहती हैं जो हम बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब कन्फिगर करते रहेंगे। रहती से मुराद जो वर्डप्रेस की बेसिक कन्फिगरेशन या कैटेगरीज और टैग्स और इस तरह के कंटेंट रिलेटेड चीज़ों से ताल्लुक़ रखती हैं।
लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस जो अगले इस चैप्टर के तमाम लेसन्स में होगा वो इस पूरी बेस को इस्तेमाल करते हुए एक साइट के डिज़ाइन को और उसके कंटेंट के फ्रंट एंड पे लेआउट को वो कैसे हमने स्ट्रक्चर करना है, उसे बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये पूरा चैप्टर तकरीबन उसी पे फोकस्ड होगा।